नमस्कार साथियों, मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और खबरों के सिलसिले में आज एक और हम कहानी लेकर आए हैं। कहानी कहें ये एक ऐसा आंदोलन था और इस आंदोलन को कहें कि जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक आता है दांडी मार्च, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके जानने तक को सीमित नहीं है। और ये आंदोलन अगर आप भारत में रहते हैं और आपको अपने इतिहास के बारे में, उत्थान और पतन के बारे में जानकारी नहीं है और आपके अंदर अगर एक भी चिंगारी खून में है तो कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ और नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि हमें अपने महापुरुषों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि किन्होंने क्या किया था। और उस जानकारी के तहत ही जब तक हमारे अंदर एक चिंगारी खून में नहीं रहती है तब तक हम अपने काम में कभी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और हमारा काम सफल नहीं होता है। और यही जो चिंगारियां हमारे खून में बहती हैं हमें अपने काम करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमेशा के लिए हमारे अंदर एक आग बनाए रखती हैं। आंदोलन बहुत बड़ी बात है। आपसे एक नौकरी के एग्जाम की बात की जाती है, आप एक एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। छोटे छोटे वनडे एग्जाम हैं। अगर जिंदगी में एक भी आप एग्जाम, भले ही एसएससी का हो या यूपी पुलिस का हो, अगर निकाले नौकरी करें ना करें, अगर एक भी एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई किया है तो अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस जरूर कराएगा। और उसी जानकारियों के सिलसिले में एक दांडी मार्च, जिसे गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1930 में, 12 मार्च 1930 की बात करें, और जिसे अंग्रेजों ने नंगा फकीर कहा था, एक लंगोटी से शुरुआत की थी। शायद मुद्दा ये नहीं होता है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं या काम का परिणाम क्या होगा। मुद्दा यहां पर उठता है कि आपने उस काम के बिगुल बजाई है या नहीं है, आपने उस काम की शुरुआत की है या नहीं की है। आपको उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। और जब तक किसी काम की शुरुआत नहीं होती है, और उस काम की शुरुआत तभी पूर्ण लगन के साथ होती है जब तक आपके खून में चिंगारी नहीं होती है। और शायद कहीं ना कहीं वो चिंगारियां हमारे यहाँ किसी न किसी महापुरुष व्यक्तियों के अंदर रही होगी, तब हम जाके आज स्वतंत्र रूप से अपनी चीजों को समराइज कर पा रहे हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सिर्फ 10 पॉइंट बताएंगे और हर एक एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी पीसीएस से लेके एसएससी लोअर पीसीएस, जितने भी एग्जाम हैं सभी में सिर्फ अगर इससे पूछा जाता है तो जरूर एक ना एक पॉइंट कहीं से बनता है। और सिर्फ 10 पॉइंटों में पूरा दांडी मार्च खत्म होगा। और दांडी मार्च की मेन विशेषताएं क्या थी? विशेषता ये थी कि अगर बात करें सिर्फ दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है, आंदोलन और विद्रोह में फर्क होता है। अगर आंदोलन की बात करें तो हम अपने हक की लड़ाई, और सविनय आज्ञा का मतलब अगर हम रिक्वेस्ट के साथ उनसे इस चीज के लिए प्रेरित करें, उस चीज को मनवा लें, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। लेकिन जबरदस्ती छीनने की प्रक्रिया को, चीजें हमारी ही हों और जबरदस्ती अगर छीनी जाए तो वो विद्रोह में बदल जाती हैं, भले ही वो हमारे हक में क्यों ना हो। और यही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस की दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो गांधी जी को मिली थी। सबसे पहला पॉइंट, गांधी जी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता, कांग्रेस की दूसरी बैठक गांधी जी को दी गई थी। और वो गांधी जी को जो बैठक की अध्यक्षता मिली तो गांधी जी ने अंग्रेजी इरविन को एक 11 सूत्रीय पत्र लिखा। 11 सूत्री का मतलब 11 मांगे उसमें लिखी थी और वो इरविन को दिया गया था पत्र। ये दूसरा पॉइंट, गांधी जी ने कितने सूत्री पत्र, जाने कितने बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कितने सूत्री पत्र लिखा? 11 सूत्री पत्र था। किसको दिया था? इरविन को दिया था। लेकिन इरविन ने वो सारी शर्तें अस्वीकार कर दी। और शायद ये अगर जितनी भी शर्तें थी अगर स्वीकार कर लेता तो शायद ये दांडी मार्च ही नहीं होता। और ये मार्च जब इसकी शर्तों को अस्वीकार कर लिया गया तो गांधी जी के अंदर भी कहीं ना कहीं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक आग मिल गई कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और उसी के साथ जब ये अस्वीकार करते हुए आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आंदोलन स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया और 78 लोगों द्वारा अपने साथ 78% को लिया और
24 मील की यात्रा की थी। कहां से? साबरमती से और नवसारी जिला गुजरात तक। साबरमती जो अहमदाबाद में इनका मुख्य आश्रम माना जाता है, नवसारी जिला गुजरात तक इन्होंने कवर किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन चला था। मेन पॉइंट सिर्फ हमें पढ़ना है और उसकी कहानी को कोरिलेट करना है। 24 दिन की यात्रा थी। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसी के साथ ऐसा ही नहीं, 6 अप्रैल जब 1930 को नमक कानून पूर्णतः समाप्त हुआ तो गांधी जी से अंग्रेजी पत्रकारों ने पूछा इस लड़ाई के पीछे कि कारण क्या है, किस वजह से आप ये कर रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं या किसी के लिए। उन्होंने कहा कि शक्ति के विरुद्ध लड़ाई है जो विश्व की सहानुभूति चाहता है, यानी कि विश्व में कहीं ना कहीं हमें शांति चाहिए, हमें शक्तियों के दम पर चीजों को नहीं करना है। ये विदेशी या ब्रिटिश कह सकते हैं, जो एक रिपोर्टर था उसको अपने इंटरव्यू में गांधी जी ने कहा। इसके बाद ये आंदोलन रुका नहीं, हर जगह शुरू हो गया। यानी कि तमिलनाडु में राजगोपालाचारी हुआ करते थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मालाबार जो तट होता है वहां पर एक केलर करके व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और पश्चिमोत्तर की बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि पंजाब प्रांत जब 2 भागों में टूटा, एक पाकिस्तान में और एक अपने यहाँ, तो पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत के रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान ये एक ऐसे प्रथम गैर भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल भारत रत्न प्राप्त हुआ था, और इनको सीमांत गांधी नाम से जाना जाता है। और इसी असहयोग आंदोलन को इन्होंने लाल कुर्ती नाम से शुरुआत की थी। लाल कुर्ती नाम से शुरुआत करते करते इन्होंने जून 1930 में इस कानून को अंग्रेजों द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ये गैर कानूनी कानून है, गैर कानूनी आंदोलन है। जबकि गांधी जी ने कानून स्टार्ट करने से पहले अंग्रेजों से कहा था कि ये हमारी शर्तें हैं, अगर इन पर आप सहमत हैं तो हम आगे स्टेप या कदम नहीं रखेंगे। जब उन्होंने अस्वीकार किया, शुरुआत की, तो उन्हीं अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और गैर कानूनी घोषित करने के साथ गांधी जी को 14 अप्रैल 1930 को गांधी और जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के साथ एक पत्रकार होता है बेब मिला नाम का, उसको गांधी जी ने अपने आश्रम में रखा था। सहानुभूति की बात करें तो गांधी जी से सीखिएगा, जिसके खिलाफ लड़ते थे उन्हें उसी व्यक्ति को अपने आश्रम रखे। लड़ाई अलग है, मानवता अलग है, सहानुभूति अलग है। शायद आगे बढ़ते हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। बच्चे जब इनमें शामिल हुए तो बच्चों की सेना को बानर सेना कहा गया। लड़कियां जब इसमें शामिल हुई तो लड़कियों की सेना को मंजरी सेना कहा गया। और इसी कहानी से जुड़ी हुई मणिपुर की एक लड़की थी, मां रानी गैडनलिल्लू, 13 साल की लड़की थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था इसी आंदोलन में शामिल होकर। और उस लड़की को 13 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की को फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा देने के साथ जवाहरलाल नेहरू ने उस लड़की को, जो मणिपुर की 13 साल की बेटी थी, रानी की उपाधि दी। उस रानी गैडनलिल्लू नाम से जाना जाता है। उसे पहाड़ों की बेटी के नाम की संज्ञा दी। शायद 10 पॉइंट भी पूरे नहीं हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन को कहीं ना कहीं ये कहानियां प्रेरित करती हैं। और ये प्रेरित हमें ही नहीं करती, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अगर एस्पायरेंट हैं, कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो दूसरी बैठक इरविन 11 सूत्री, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट, 78 लोग थे, 24 दिन, 241 मील की यात्रा। तमिलनाडु में गोपालाचारी ने, पश्चिमोत्तर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और बेब मिला पत्रकार गांधी जी ने रखा था। और 13 वर्षीय बेटी मणिपुर की
जिसे पहाड़ों की बेटी या रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू दिया था। 10 पॉइंटों में पूरी कहानी है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। अगर आपके अंदर भी ऐसी स्पार्क की भावना है तो कहीं ना कहीं कृपया करके इसको आप अपनी कलम से अपनी कॉपियों में लिखें और बार बार रिवाइज करें, थोड़ा भी समझ में आए तो। अगर जानकारी अच्छी हो, अपने हित के लिए ना सही, एक भारत देश के नागरिक होने के नाते इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर एक भी व्यक्ति के दिमाग में चढ़ती है तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत सार्थक होती है। मुझे इस बात का कतई दुख नहीं होता है कि कितने लोग उसको देखते हैं। एक भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो रहा है, अगर जानकारी मिल रही है तो हमारा जीवन सार्थक है। हमें वाहवाही लूटने का शौक नहीं है। इसलिए आप भारत में होकर अगर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन जानकारियों को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार। इसके साथ अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।